हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो मैंने आपको वीडियो बताई थी, जो कि एक तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अब से मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स यानी कि जो बीएससी कर रहे हैं और बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये वीडियो जो है आज बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इनके लिए हम बेसिक सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले जो है वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आप अपनी जो भी चाहे, आपके पास में जो भी बुक्स हो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अलग अलग बुक्स होती हैं। तो आपको जो भी बुक सूटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं या उससे आप पढ़ सकते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको टॉपिक जो है या यूँ कहें कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं उस टॉपिक के अंदर वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओके, सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आवर्ती गुण, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ओके, इस बुक के इस टॉपिक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आवर्ती गुण या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते किसको हैं। और उसे भी समझने से पहले आपको याद होना चाहिए क्या, पीरियोडिक टेबल। जब तक आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगी तब तक आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, भले ही वो आपको ट्रिक से याद हो। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप अगर उसे ट्रिक से याद करते हैं तो ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। वो एक तरीके से 11th क्लास के स्टूडेंट की वीडियो है, उसके अंदर भी मैंने बता रखा है पीरियोडिक टेबल आपको किस तरीके से याद करनी है, आप उसे ईजिली वहाँ से याद कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, हम पहले आवर्ती गुण को समझने से पहले देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरीके की होती है। सबके पास इस तरीके से या तो पीरियोडिक टेबल होगी, नहीं तो सबने बना रखी होगी, अपनी खुद होगी। जिन्होंने खुद याद करके बना रखी है वो सबसे अच्छी चीज़ है। ओके, अब देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हमें पता है ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी है और नीचे की तरफ जो यहाँ दिया होता है ये होता है एफ ब्लॉक। ओके, अब देखिए, यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो उसे बोला जाता है ग्रुप, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ग। और लेफ़्ट से राइट जब मूव करते हैं या लेफ़्ट से राइट की तरफ हम जो भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो भी गुण देखेंगे, वो लेफ़्ट से राइट जाने को बोला जाता है आवर्त। ठीक है, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ऊपर से नीचे जाने पर भी बदलती हैं और बाएँ से दाएँ जाने पर बदलती हैं। ठीक है, यानी ग्रुप में भी बदल रही है, एक पीरियड में भी बदल रही हैं। तो ये जो चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, उनके गुणों की वजह से आते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व के अंदर, चाहे वो ग्रुप यानी वर्ग में बात करें या फिर आवर्त में बात करें, चेंजेस जब भी आते हैं, बदलाव जब भी आते हैं, वो उनके गुणों की वजह से आते हैं। और यही जो बदलाव होते हैं इसी को कहा जाता है आवर्ती गुण या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। समझ आ गया, ये है इस लाइन का मतलब या इस जो कह सकते हैं हेडिंग का मतलब। अब देखिए, मेरे पास ही पीरियोडिक टेबल है, आपको क्या करना है, अपनी पीरियोडिक टेबल खुद बनानी है और आपको याद करके रखनी है वो। ओके, चलिए, अब आवर्ती गुण के अंदर हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, एक बार मैं हमेशा जैसे 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सारे आवर्ती गुण यानी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता, आयनिक प्रमाणविक त्रिज्या जिसे बोलते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, उनको किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी उनका निर्धारण जो है, उनका निर्धारण हम किस विधि से कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं। और एक आवर्त सारणी में प्रवृत्ति क्या होती है। ठीक है, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, यानी कि हमने बात की है प्रमाणविक त्रिज्या की। वो प्रमाणविक त्रिज्या एक वर्ग में और एक आवर्त में किस तरीके से, ग्रुप और पीरियड में किस तरीके से बदल रही है, उसे कहा जाता है आवर्त सारणी में प्रवृत्ति या फिर ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, हर एक वर्ड को मैं हिंदी से इंग्लिश में करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्लास जो है वो मैंने जैसे पहले बताया था बायलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स, दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगी। चलिए, अब सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यानी सबसे पहला जो आवर्ती गुण या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई। ठीक है, चलिए लिखिए। सबसे पहले आप अगर चाहें तो साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम वीडियो के बाद में ही नोट्स बनाएंगे तो दैट इज़ योर, कह सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है वो, अगर आप चाहें तो बाद में भी बना सकते हैं। चलिए, टॉपिक का नेम लिख लेते हैं, प्रमाणविक या आयनिक त्रिज्या। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देती हूँ। हिंदी की अगर आपको हैंडराइटिंग थोड़ी समझ ना आए तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है मुझे या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं समझने की। प्रमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या,
कोशिश पूरी करूँगी कि बिल्कुल जो है परफेक्ट आपको समझा सकूँ, या फिर यूँ कहें कि बिल्कुल परफेक्ट हिंदी लिख सकूँ। परमाणविक और आयनिक त्रिज्या जिसे बोला जाता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले परमाणु और आयन जो है, हमें इसके कंसेप्ट को समझना होगा कि एक परमाणु और एक आयन यानी आयनिक एटम और आयन होता क्या है। ठीक है, एटम क्या होता है, हम सभी को ध्यान है, जब तक वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है वो क्या होगा, एक तरीके से एटम होगा। ठीक है, जब भी एक परमाणु है या एटम जो है वो न्यूट्रल फॉर्म के अंदर है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, वो किस फॉर्म के अंदर रहेगा, एटॉमिक फॉर्म के अंदर। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये Na है, सोडियम है, ये किस फॉर्म के अंदर है, एटॉमिक फॉर्म के अंदर है। आयनिक, आयन क्या होता है, जैसे उस पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम पे हम Na पॉजिटिव कर देंगे तो पहले तो यहाँ पे तो ये एटम था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में क्या बन गया, ये एक आयन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं दूसरे किसी एग्जाम्पल की, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया है। ठीक है, दो तरीके के आयन होते हैं, सभी को ध्यान होगा, एक तो होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ठीक है, अब देखिए, एक तो हो गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला, इसी तरीके से हम कर देते हैं फ्लोरीन F-। ठीक है, फ्लोरीन पे आ गया है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि इसमें कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। आयन जो होते हैं मैंने बता दिया आपको, दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि कैटायन और एनायन कौन से होते हैं। कैटायन और एनायन में हिंदी में उसको बोलेंगे, ये हो गया धनायन और ये हो गया ऋणायन। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। अब चलिए आगे देखते हैं कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होती है। अब एटॉमिक रेडियाई की सबसे पहले हम बात करेंगे। जब भी हमने कोई एटम है, मान लो हमने सोडियम ही लिया है, ये सोडियम का न्यूक्लियस है और ये इसका बिल्कुल बाहर का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो रेडियाई होती है, ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी न्यूक्लियस से बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियाई या परमाणविक त्रिज्या। अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई या फिर आयनिक त्रिज्या की। हमने लिया है कोई भी आयन जो कि है Na पॉजिटिव। अब कोई भी आयन के नाभिक से लेके, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम आयन बोलेंगे इसको। ठीक है, कोई भी आयन के नाभिक से लेके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच की जो त्रिज्या होती है उसे कहा जाता है क्या, आयनिक त्रिज्या या फिर आयनिक रेडियाई। समझ आ गया, दोनों सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो है एटम होगा, यहाँ पे आयन होगा, यहाँ पे परमाणु और यहाँ पे आयन। समझ गए। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं कोई भी द्विपरमाणविक अणु के लिए, यानी कि बाय एटॉमिक या फिर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया H2। ठीक है, अब इस H2 के लिए हम समझते हैं कि इसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होगी। ये है हमारा एक हाइड्रोजन का एटम, ये है हमारा दूसरा हाइड्रोजन का एटम। ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों की, ये HA मान लेते हैं, ये HB मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो हमने लिए हैं, इन दोनों के नाभिक के बीच की, न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे क्या कहा जाता है, अंतर नाभिकीय दूरी, या फिर इसे हम कह सकते हैं क्या, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अंतर नाभिकीय दूरी क्या होता है भाई, दोनों नाभिक यानी दोनों हाइड्रोजन जो है, दोनों हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, अंतर नाभिकीय दूरी, या फिर इसे हम कह सकते हैं अंतर्नाभिकीय दूरी या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये देखिए, अंतर्नाभिकीय दूरी या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है, यही क्या कहलाता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा। अगर हमने यहाँ पे एटम लिया हुआ है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया ये, अगर हमने यहाँ पे एटम लिया हुआ है तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, इसकी मेन पूरे एटम। अब मेन इसके बीच में डिस्टेंस ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का अगर हम हाफ करें, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हमने D से रिप्रेजेंट कर दिया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे D। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस D का जब हाफ कर दिया जाए, यानी D/2 कर दिया जाए, तो वही क्या कहलाएगी हमारी, वही कहलाएगी एटॉमिक रेडियाई या फिर परमाणविक त्रिज्या, या फिर क्या कहलाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या, जिसे कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई।
कोवेलेंट रेडियाई जो कि होती है सह संयोजक त्रिज्या, ओके। या फिर इसे ही हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे धात्विक त्रिज्या। क्या बोलेंगे हम इसे, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या क्या होती है, मेटेलिक रेडियाई। वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे दोनों जो एटम लिए हैं वो मेटल है या नॉन मेटल है। अगर दोनों मेटल हैं तो वो क्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, ठीक है। या फिर जिसे हम कहेंगे क्या, मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई, ओके। समझ आ गई चीज़, एक बार फिर से समझ लीजिए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था H2 मॉलिक्यूल का, ये हो गया HA और ये हो गया HB, ठीक है। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा अंतर्नाभिकीय दूरी, या फिर इसे कहेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया D से। ये D जो है इसका जब हम इसका हाफ कर देंगे, यानी पूरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो D हो गई, इसका जब आधा कर दिया जाएगा तो आधा जो होगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियाई, या फिर जिसे कहेंगे प्रमाणविक त्रिज्या, जो हमने यहाँ ऊपर लिखा है प्रमाणविक त्रिज्या, या फिर इसे कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई जो कि होता है हमारा क्या, सहसंयोजक त्रिज्या, या फिर कहलाएगा धात्विक त्रिज्या जिसे कहा जाएगा मेटेलिक रेडियाई। अभी मेटेलिक रेडियाई जो होगा ये डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे दोनों मेटल लिए हुए हैं या फिर हमने यहाँ पे दोनों नॉन मेटल लिए हुए हैं, ठीक है। ये है बेसिक सी चीज़ दोनों की डिटर्मिनेशन के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि दोनों के एक्सप्लेनेशन के लिए, एटम और आयन के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कोई आयन ले ली है तो उन आयन के बीच का भी जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, अंतर्नाभिकीय दूरी, ठीक है। और अंतर्नाभिकीय दूरी उसमें भी क्या होगा, दोनों को हाफ कर देगा तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आयनिक त्रिज्या। सिंपल है, मेरे ख्याल से उसको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, इसी पॉइंट के अंदर, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। बहुत से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपना अपना तरीका दिया था डिटर्मिनेशन के लिए, किसके डिटर्मिनेशन के लिए, एटॉमिक रेडियाई यानी कि इसके निर्धारण के लिए, लेकिन उनमें हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। लास्ट में एक मेथड लिया गया था जिसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे हम निर्धारण कर सकते हैं एटॉमिक रेडियाई का, ठीक है। निर्धारण किसका, परमाणविक त्रिज्या का। अब देखिए, जब इन परमाणविक त्रिज्या के निर्धारण की विधियां बताई गई थी तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ही विधि बताई गई थी, या फिर यूँ कहें कि एक ही मेथड था जिसके अकॉर्डिंग इनको कैलकुलेट किया गया था, और वो था एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सरे विवर्तन विधि, ठीक है। एक्सरे विवर्तन विधि। अब चलिए इसको समझते हैं, इसके अंदर होता क्या है एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड या फिर एक्सरे विवर्तन विधि जो है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना होगा कि एक्सरे डायफ्रैक्शन में होता क्या है। एक्सरे डायफ्रैक्शन में क्या है, जिस भी एटम की हमें लेंथ निकालनी है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया हुआ था, फिर से एक बार हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, ये HA हो गया है और ये HB हो गया है, ठीक है। जब भी हमें इन दोनों की क्या निकालनी है, एटॉमिक रेडियाई निकालनी है, परमाणविक त्रिज्या जब हमें इन दोनों की निकालनी है, तो इन पे क्या किया जाता है, एक्सरे जो होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं वो क्या की जाती हैं, डाली जाती हैं, यानी कि उनका विवर्तन इस पे करवाया जाता है, ठीक है। जैसे इनका विवर्तन करवाया जाएगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। इस विधि में क्या, इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं या कोई भी जो तत्व होते हैं उनके क्रिस्टल्स पे एक्सरे, कोई भी एक्स किरण डाली जाती है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई न्यूट्रॉन, इनकी रेज डाली जाती हैं, ठीक है। जिससे जो भी रेज इट पे ढली है वो विवर्तित होंगी या फिर डायफ्रैक्टेड होंगी, ठीक है। डायफ्रैक्ट होके क्या हो जाएंगे, उस परमाणु के जो नाभिक है उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके बारे में हमें बता देंगी, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं एक तरीके से, ये है न्यूक्लियस नंबर A और ये है न्यूक्लियस B। बहुत इसे समझदारी से, फिर बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। कमेंट बॉक्स के आप अंदर मुझे बता सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आई है, ठीक है। ये जो कंप्लीट है, ये दूरी कौन सी है, अंतर्नाभिकीय दूरी, जिसे मैंने D से लिखा था, ठीक है। इसे मैंने लिख दिया D से, या फिर अगर आप इसे कैपिटल D से भी लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कैपिटल D से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये पूरी की पूरी अंतर्नाभिकीय दूरी हो गई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका हाफ जो था वो हमने क्या किया था, परमाणविक त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, ये हमने किया था। अब देखिए ये क्या है,
इसे मैं लिख सकती हूँ RA, यानी कि A यानी हाइड्रोजन का A जो मॉलिक्यूल, A जो एटम है उसकी रेडियाई है, और ये किसकी है, B रेडियाई है, यानी B वाले मॉलिक्यूल की B वाले B वाले एटम की B वाले परमाणु की रेडियाई है। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, D इज इक्वल्स टू RA प्लस इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, RB। ये पूरी टोटल लेंथ है, इसका हाफ हमने ये ले लिया R और ये ले लिया RB, तो क्या हो गया, D इक्वल्स टू RA प्लस RB। ठीक है, अब अगर आपको आगे चीज़ एक्सप्लेन की जाती है, ठीक है, जैसे कि अगर अब मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, D माइनस RA इज इक्वल्स टू RB। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको D की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, अगर आप इस टोटल डिस्टेंस को निकाल सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप RA और RB को इजीली निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको RB की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन अगर आपके पास में न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो बाकी इससे न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, ये सिर्फ डिटर्मिनेशन का मेथड पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि कौन से विधि से जो है कौन सी विधि से जो है हम परमाणुवीय त्रिज्या का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इन दोनों को ऊपर एक्सरे डाली जाएंगी, इन दोनों के ऊपर एक्सरे डाली गई, ये हमें या तो D बता दिया जाएगा या RB बता दिया जाएगा। RB बता दिया जाएगा तो सॉरी, या तो हमें RB कैलकुलेट करने को कहेंगे, हमें RA कैलकुलेट करने को कहेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ एक आपको गिवन हो तो आप आसानी से तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड था एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड, जिसके थ्रू आप जो है परमाणुवीय त्रिज्या का मान इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये है बहुत सी ईजी मेथड जो है एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड या एक्सरे विवर्तन विधि, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं परमाणुविक त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई को। अब आते हैं हमारे इस टॉपिक के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पर, ठीक है, जो कि है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, या फिर जिसे हम कह सकते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, जो कि है हमारा ये फर्स्ट था। यहाँ पे डिटर्मिनेशन जो है वो सेकंड हो गया इसका टॉपिक। ओके, अब आती है बात थर्ड, दैट इज़ ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं बिल्कुल आप परेशान मत होइए, और मैं तो आपको एक चीज़ और कहूँगी जो भी हिंदी मीडियम के हैं, कि आप थोड़ी थोड़ी साथ में जो है इंग्लिश भी समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि BSc के बाद में क्या करना चाहेंगे, MSc करना चाहेंगे। और जब भी आप MSc करेंगे, भले ही आप कोई भी सब्जेक्ट में करें, चाहे आप मैथ्स के हैं या बायो के हैं, कोई भी सब्जेक्ट से आप करेंगे, आपको जो है हिंदी के अंदर बहुत कम नोट्स अवेलेबल मिलते हैं जो कि आप MSc करेंगे उसके, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह पे जो है जो MSc होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप थोड़े थोड़े वर्ड जो है वो पिक करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा इससे। आपको आगे जब आप MSc करेंगे तो सडन चेंज आपके जो है नहीं आएगा, आप इजीली उसको जो है पिक कर सकेंगे वर्ड्स को। ओके, क्योंकि हमारा अगर MSc करेंगे तो हमारा आधा साल जो है उसी में निकल जाता है कि हम हिंदी से इंग्लिश को हिंदी में करने में जो है लग जाते हैं, और हमारा आधा साल उसी में निकल जाता है, और जो है टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत। चलिए, अब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी में प्रवृत्ति के बारे में समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, कि भाई एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारी परमाणुविक त्रिज्या एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ेगी या घटेगी। लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं जाएंगे तो उसमें परमाणुवीय त्रिज्या जो है वो बढ़ेगी या घटेगी। तो ये है नॉर्मल सी चीज़। इसको समझने के अंदर इस टॉपिक के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहली बात तो। ठीक है, अगर आपके पास में कंप्लीट क्वेश्चन बहुत जो है कि ज़्यादा मार्क्स के अंदर आता है तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना ही है, वरना आपसे इसमें से अलग अलग क्वेश्चन एक एक नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले है हम देखते हैं कि एक वर्ग में यानी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या के मान बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। चलिए, हम इसी से ही शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, इसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए ये है इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका 3, 11, 19, 37। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या यूं कहें कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर एक एक कोश बढ़ती जा रही है, एक एक शेल जो है वो बढ़ती जा रही है। कैसे, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटेशियम और सोडियम का। ओके, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, 19 होता है, और सोडियम जो है इसका कितना होता है, 11 होता है। तो चलिए अब करके देखिए, 2, 8, 8, 9, 10 और 1 हो गया है ये इसके अंदर। ठीक है, ये क्या है, 2, 8, 10 हो गया है। अब इसमें 8, 8, 16, 17, 18। ठीक है, 8, 8, 16, ये आपको ध्यान होगा शायद, 2, 8, 8, 18, 32 इस तरीके से बनता है।
तो 8 8 16 17 18 और इसके अंदर हो गया 1। तो इसमें है शेल कितनी के एल एम और एन, और इसमें कौन सी है के एल और एम, यानी इसमें 3 शेल्स हैं, इसमें 4 शेल्स हैं। साइज़ किसका बड़ा होगा ज़्यादा, इसका बड़ा होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, पहले सोडियम आता है फिर उसके बाद में पोटेशियम आता है, जैसे जैसे हम वर्ग में ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बढ़ती जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इनका आकार बढ़ रहा है, इनका क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ने की वजह से इनकी परमाणविक त्रिज्या के मान क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती जाती है। यानी ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी एटॉमिक रेडियाई के जो मान है, इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। समझ गए चीज़? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। ये थी ग्रुप की बात। जीपी का मतलब यहाँ पे ग्रुप है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे पीरियड की, ठीक है। एक आवर्त में ग्रुप, एक पीरियड के अंदर जैसे ही हम दाएं से बाएं यानी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें देखिए 21 22 इसी को ले लेते हैं, 21 22 23, या फिर यूँ कहें कि लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ से मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जब हमने देखा था सोडियम और पोटेशियम जो है इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़े थे, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़े। यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन इनमें कोशों की संख्या यानी शेल्स जो है, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम बेरिलियम और बोरोन, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, बताइए, 4, और बोरोन जो होता है उसका कितना होता है, 5। तो इसके अंदर क्या हो गया, 2 और 2, और इसके अंदर कितना हो गया, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी के एल है, 2 है, और यहाँ पे भी के एल 2 है, यानी नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं इसके अंदर, 2 है, दोनों के अंदर 2 2 हैं, जिस वजह से क्या है, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ शेल्स यानी कोशों की संख्या नहीं बढ़ रही, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। बात करते हैं यहाँ पे इस बेरिलियम की, ठीक है, और ये है हमारे पास में यहाँ पे बोरोन, ठीक है। इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट वाली शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे शेल्स दोनों के अंदर सेम है, 2 2 हैं, लेकिन इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से इसके न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी पावर न्यूक्लियस की किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली इसकी बोरोन वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स की पावर है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके कंपैरिजन में बोरोन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की जो पावर होती है अट्रैक्ट करने की वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 5 6 7 8 9 10, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 3 4 पी में बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे दूसरे ऑर्बिटल के अंदर नहीं गए हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, इनकी न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, साइज नहीं बढ़ रहा है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिस वजह से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस अपनी पावर बढ़ाता जाता है और बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता जाता है, और अट्रैक्ट करने की वजह से साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। सिंपल है, समझ आ गया। इसलिए क्या होता है, जब भी हम एक पीरियड में यानी कि एक आवर्त में, जब भी हम एक आवर्त में बाएं से दाएं मूव करते हैं तो उनकी जो एटॉमिक रेडियाई की जो मान है, यानी कि इनकी आवर्त परमाणविक त्रिज्या के जो मान हैं वो क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं, वो कम होते जाते हैं। समझ आ गई ये चीज़? चलिए, ये हो गया है हमारा ग्रुप और पीरियड के लिए। अभी इसके अंदर बचती हैं बहुत सी प्रॉपर्टीज़, जो कि है शील्डिंग इफ़ेक्ट, जिसे हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, वो सब भी हम करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए बेसिक इतना टॉपिक बहुत है। फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको पसंद आई है, आपको समझ आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैम हमें बहुत अच्छा समझ आया, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उस चीज़ को अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, और जितना हो सके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर आपने देख ली है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। और मैं एक्चुअली में खुद एक
कॉलेज लेक्चरर हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ इन्हीं स्टूडेंट्स को। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हों, जिनको ये वीडियो मिली है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम मैं ये स्टूडेंट हूँ, इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो मैं रिकॉग्नाइज़ करूँगी और मैं ऑब्वियसली आपको जो है किसी तरीके की, किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आई श्योरली हेल्प यू, आपकी बिल्कुल मदद करूँगी मैं। तो इसलिए जितना हो सके वीडियो शेयर कीजिए, जो भी न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।